डॉक्टर साहब ने जो भरतपुर में शुरू किया उसका एक एक्सटेंशन अपने देख सकते हैं। इस काम को मुंबई में और उसके आजू बाजू के जो नगर पालिका और उसके आजू बाजू के परिसर में पहुंचाने का काम सतेश जी और उनकी टीम ने किया है। उसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभार मानता हूँ और उनको शुभकामनाएं। किसी समाज में उसकी उन्नति प्रगति और उसका आधुनिकता का प्रतीक अगर अपने को देखना है तो सबसे पहले अपने को देखना चाहिए कि वो अपने बुजुर्गों से, महिलाओं से और बच्चों से और जिनको जरूरतमंद अपने बोलते हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं। अगर उनको ट्रीट करने का, उनका देखभाल करने का, उनको सम्मान देने का हमने कोई व्यवस्था किया है तो वो विकसित सभ्यता और विकसित समाज की निशानी है। और उसके लिए जो आप सब लोग प्रयासरत हैं, मैं उनको शुभकामनाएं नहीं, मैं उनका आभार मानता हूं क्योंकि इस फील्ड में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपने इनिशिएटिव हाथ में लिया। आपका जो स्टार्टिंग, जो इनिशियल जो स्टेप्स है, ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा हमारा उस फील्ड में बहुत ही गुणवत्ता की बात रहेगी। इसके लिए आप सबका इसमें छोटा बड़ा जो भी योगदान है उसको कंटिन्यू करें और जहाँ जहाँ भी आपको ज़रूरत लगती है किसी भी समाज के किसी भी अंग की, उसको सबको मदद के लिए आगे आने का आह्वान भी मैं यहाँ से करता हूँ। इस फील्ड में सबसे पहले मेरा परिचय हुआ, एक कोई स्टाफ थे जो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो कहीं तो रोड साइड में मिले और वो यहाँ स्वदेश जी के वहाँ आश्रम में कामन में पहुँच गया। तो वहाँ से मेरे को कहीं से पता लगा कि ऐसे कोई तो उस स्टाफ है जो वहाँ उनके यहाँ रहे। उसके बाद मैंने इनसे कांटेक्ट किया, उधर से उनका जो भी देखभाल था वो किया गया। उसके बाद उस परिवार से भी शायद उसको मिलवा दिया। उस टाइम हमारा इस विषय में पहला परिचय हुआ था। उसके बाद इनके बारे में जानकारी मिली, इनके संगठन के बारे में जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिली और फिर ये अपना घर के प्रोजेक्ट पे ये लोग काम कर रहे थे, उसमें काफ़ी चर्चा हुई। मैं हमेशा जो इस तरह के विषय हैं उन पे थोड़ा सा हमेशा देखने की कोशिश करता हूँ और जहाँ जिस वक्त भी मेरे को थोड़ी बहुत मदद करने की चांस मिलता है मैं उसमें पार्टिसिपेट करने की मेरी इच्छा रहती है। सिर्फ आना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे जुड़ना और इसमें आगे मदद करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक दिन कोई भी टाइम निकाल सकता है, रोजाना इस फील्ड में टाइम निकालना और इसमें काम करना वो एक बड़ी बात है। उसके लिए बहुत कमिटमेंट की जरूरत है, बहुत टाइम आपको निकालना पड़ता है। मेरी ऐसी अपेक्षा है कि यहाँ जितने महानुभाव हैं वो सब थोड़ा थोड़ा टाइम इसमें देंगे ताकि ये जो इनिशिएट हमारा मूवमेंट है ये और अच्छा इसमें काम हो सके। जहाँ तक मेरे डिपार्टमेंट की बात है, हम लोग आप देखेंगे मुंबई शहर में 93 पुलिस स्टेशन में तकरीबन हमारे पास 500 पेट्रोलिंग मोबाइल और उसी के आसपास तकरीबन बीट मार्शल्स हमारी राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग के लिए रहती है। उस टाइम हमें भी इसी तरह की कॉल्स मिलती है तो उसके लिए हम हमेशा हॉस्पिटल्स लेके जाते हैं, कोई आश्रम है उसमें लेके जाते हैं और हमारी भी उम्मीद रहती है कि जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक अपना संगठन है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि वहाँ इस तरह के जो जरूरतमंद मिलते हैं उसको इमीडिएटली मदद की जा सके। इसके लिए जैसे ही मैंने वहाँ देखा, मैंने धीरे से पूछ लिया आपका कोई हेल्पलाइन नंबर है? उन्होंने बोला है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चल रहा था, मैं जब आ रहा था तब कि जो जरूरतमंद लोग होते हैं इनको कैसे बनाने के बाद भी वहाँ लोग आने चाहिए और लोगों को उस सुविधा का अच्छे से लाभ मिले। तो हम लोग उसमें पूरा आपके नंबर्स का और आपके संगठन का पूरा उसमें मदद लेने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ और भी अगर आपको कहीं हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का या हमारी तरफ से कभी कोई पुलिस की किसी चीज़ जो हमारा संगठन की तरफ से कोई मदद लगता है तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा, हम ज़रूर उसके लिए तत्पर रहेंगे। और आज इतना अच्छा काम जो शुरुआत हुई है उसके लिए आप सबको शुभकामनाएं।
डॉक्टर साहब भरतपुर से आए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। इसमें लास्टली एक बात मेरे को बोलना है कि शुरुआत कृपया करके घरों से करें। घर में आजू बाजू में जो अपने बुजुर्ग हैं, जरूरतमंद हैं, उनका पहला स्टेप पे अगर वो देखभाल हो जाए तो इस दूसरे स्टेप की जरूरत कम से कम पड़े, ऐसी आगे भी लोग स्वदेश जी और उनका फैमिली जो एजुकेशन के फील्ड में कुछ कर रहे हैं, उनके लिए भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उसके लिए भी आप सब लोगों ने ऐसी सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वदेश जी for inviting me for this beautiful program today. मुझे आप सबने आज के इस कार्यक्रम में साझा किया, इसके लिए सबकी तहे दिल से आभारी हूँ। ये जो एक छोटी सी मूवी दिखाई गई अपना घर वसई के बारे में, उसमें जो एक बात है कि पेड़ को अगर गालियाँ दी जाए तो पेड़ मर जाता है, ये सच में होता है। सोलोमन आइलैंड्स करके एक जगह है जहाँ पर अगर किसी पेड़ को हटाना हो जंगल में से तो लोग उसको काटते नहीं हैं, वो हफ्ते भर उसके चारों तरफ इकट्ठा होते हैं और उसको गालियाँ देते रहते हैं, बुरा बोलते रहते हैं, पेड़ अपने आप मर जाता है। और यही होता है समाज में बुजुर्गों के साथ, समाज में उस व्यक्ति के साथ जो बीमार हो जाए, किसी पर बोझ बन जाए और फिर उसकी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो जाती है कि वो उस घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहता, पर अवस्था ऐसी होती है कि वो कहीं रहने लायक नहीं रहते और सड़कों पर आ जाते हैं। और ऐसे लोगों को आप जो डॉक्टर भारद्वाज, माधुरी जी भारद्वाज जी ने जो शुरुआत की है भरतपुर के अपना घर आश्रम से, और जिसका एक्सटेंशन अब देश भर में कई जगहों पर हुआ है, भरतपुर के बाद दिल्ली में, पुणे में, वसई में और अब गोरेगांव में एक आश्रम की शुरुआत हुई है, एक बहुत ही ज़्यादा सराहनीय प्रयास है, क्योंकि डेस्टिट्यूट्स की अवस्था और उनके लिए काम करने वाली संस्थाओं की इस देश में बहुत कमी है। अनफॉर्चुनेटली सरकार में भी कुछ योजनाएं जरूर है, लेकिन इनकी सेवा के लिए जो कमिटमेंट चाहिए, जो पैशन चाहिए, एक अंदर से जो भाव चाहिए, वो भाव हम किसी सरकारी संस्था में पा नहीं पाते हैं। मुंबई में चेंबूर में एक बेगर्स होम है जिसमें इसी तरह के डेस्टिट्यूट्स के 800 लोगों के रहने की व्यवस्था की जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, एंड मैं चाहूँगी कि आप लोग भी समाज कल्याण विभाग की उस योजना का इस प्रत्येक डेस्टिट्यूट के लिए लाभ लें, ताकि वो मंथली पेंशन इन सभी डेस्टिट्यूट्स के लिए सरकारी योजना के तहत शुरू की जा सके। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये मंथली पेंशन देना या सरकार की एक संस्था जो भी जहाँ कहीं पे बनी हुई है, उनमें भेजकर भी, जैसा मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, क्योंकि ये सब विभाग मेरे साथ काम करते थे, मैं गई हुई हूँ इन संस्थाओं में, अपनेपन की, ममत्व की जो ज़रूरत होती है, जिसकी कमी के कारण ये लोग घर से निकल गए थे, जिसकी कमी के कारण ये लोग सड़कों पर आ गए थे, वो देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अपना घर संस्था, अपना घर का ये जो समाज आप सबने बना दिया है, जिसमें आज सारे लोग मुंबई में संडे का जो फन एलिमेंट या संडे में परिवार के साथ टाइम बिताना, संडे में मूवी देखना या कहीं लोनावाला चला जाना, ये सब छोड़ के आप सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसका मतलब आप सबके मन में कहीं ना कहीं ये भाव है कि हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के परे भी कुछ समाज के लिए करना है, और इस सब के कारण ही आपके आश्रम एक के बाद एक और जगहों पर खुलते जा रहे हैं। कल ही इस हफ्ते ही मेरे पास एक ऐसा ही केस आया था, बाबूलाल मोरे नाम का व्यक्ति जिसको हॉस्पिटल डिस्चार्ज कर रहे थे और जिसकी फैमिली वगैरह कोई उनको अटेंड करने के लिए नहीं है। और मैंने स्वदेश जी को फ़ोन किया, मैंने कहा कि ये व्यक्ति है जिनके कोई फैमिली अटेंड करने वाली नहीं है, क्या आप उसे वसई के आश्रम में ले सकते हैं? और स्वदेश जी ने मुझे बताया कि इनके रूल्स क्या हैं, और फिर थोड़ी देर बाद वापस इनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा हम अवश्य अटेंड करना चाहेंगे, और कल उस व्यक्ति का एडमिशन वसई के आश्रम में हो गया है। ये जो टाइम है ना, 24 आवर्स का गोल्डन पीरियड जो आप इस तरह के व्यक्ति को अटेंड करने में लगाते हैं, वो बहुत ही निश्चित तौर पर सराहनीय गति से काम हुआ है। क्योंकि एक होता है कि आप सिर्फ आश्रम में आए, यहाँ आपने उद्घाटन किया, भाषण दिया, चले गए। आने से पहले का मेरा अनुभव मैंने आपके साथ साझा किया है कि इससे पहले इन्होंने
तुरंत एक कॉल को बहुत सिंसियरली अटेंड किया, उस व्यक्ति का एडमिशन करवाया, आज उसका ट्रीटमेंट भी शुरू हो चुका है। उम्मीद रखती हूँ कि आने वाले दिनों में भी मुंबई में भी, वसई में और बाकी सारे सेंटर्स में इसी शिद्दत से, इसी तन्मयता से, इसी श्रद्धा से आप प्रभु जी कहते हैं तो आप प्रभु जी की सेवा उसी श्रद्धा से करते रहेंगे। आपकी इसी डॉक्यूमेंट्री में सर ने एक बात कही, अग्रवाल जी ने, कि हम मनुष्य जो हैं जानवरों से भिन्न क्यों है, क्योंकि हम एक दूसरे की परवाह करना जानते हैं। और ये बात इन्होंने सहजता से कही, अपने अंदर की धार्मिक भाव से कही, श्रद्धा भाव से कही, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा एंथ्रोपोलॉजी का रिसर्च है। मार्गरेट मीड नाम की महिला सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने एक रिसर्च किया था, आप उसको चेक भी कर सकते हैं, वो है हील्ड फीवर का रिसर्च। दुनिया के किसी भी जानवर में अगर कोई जानवर बीमार हो जाए या उसकी कोई अंग, हड्डियाँ, स्पेशली फीवर जो है वो अगर टूट जाए तो उसको छोड़ दिया जाता है। वो जहाँ होता है, जैसी अवस्था में होता है वैसे ही रह जाता है, मर जाता है। इंसानी समाज में पहली बार ये पाया गया कि टूटा हुआ फीवर होने के बावजूद वो हील हुआ। ये पुरानी हड्डियों के अवशेष से सेटल हुआ। और मार्गरेट मीड कहती है कि जिस दिन हमने किसी घायल इंसान की मदद करना शुरू किया, उस दिन से हम इंसान हो गए, जानवरों से अलग हो गए। और अग्रवाल जी, अगली बार आप मार्गरेट मीड का नाम बोल के जब बताएंगे कि हम इंसान जानवरों से अलग इसीलिए हुए क्योंकि हमने घायलों की, क्योंकि हमने पीड़ितों को अलग नहीं छोड़ा, उनको हम साथ लेके चले, उनकी जगह जहाँ वो घायल थे वहाँ रुक गए, ऐस खुद उनकी सेवा करना सीखा। इसी कारण से इंसान बने। और एक और बहुत सुंदर बात जो इन्होंने कही कि हमें ये इंतज़ार नहीं करना है कि जब बुढ़ापा आएगा तब हम काम करेंगे पुण्य के, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि जीवन की गति कितनी है, कब है, कहाँ तक है। जिस पल, जिस क्षण में मौका मिल जाए सेवा करने का, अच्छा काम करने का, सर प्रशासन में, पुलिस में रहते हुए आपकी जिस तरह से मदद कर सकते हैं करेंगे। प्रशासन के बिहाफ पर जो कोई मुद्दा आता है मेरे पास आ सकता है। आपके पास वक्त हो, धन हो, करुणा हो तो वो दीजिए। उस वक्त का इंतज़ार मत कीजिए कि जब संन्यास आश्रम आएगा या वानप्रस्थ आश्रम आएगा तब हम ये सब शुरू करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस हम लेते ही इसीलिए है क्योंकि लाइफ जो है क्षणिक है, क्षणभंगुर है। ज्यादा बात नहीं करके अभी डॉक्टर साहब ने जो बात की, जो बॉम्बे टीम के मेरा अध्यक्ष का दायित्व है, बम्बई टीम की तरफ से आज का एक रेस्क्यू के बारे में बताना चाहूँगा कि सुबह हम लोग जो आश्रम पहुँचे थे उसी समय में बैंगल से एक रेस्क्यू के लिए आमंत्रित किया गया था और हमने 1 घंटे के अंदर एम्बुलेंस भेज करके उस महिला प्रभु जी को रेस्क्यू कर लिया और आज वो अभी आश्रम में आराम कर रही है। तो ये इसके बारे में जो दीदी जी ने जो कहा था, वो दीदी जी ने कहा 24 घंटे, उनका एक अलग चैप्टर था, उसमें रेस्क्यू नहीं था। तो वो जो समय और अलग चीजें थी वो रेस्क्यू नहीं था। रेस्क्यू आज में अपने आप ईश्वर ने एक महिला प्रभु जी का रेस्क्यू करवाया, जिसके लिए मैं उन महिला प्रभु जी को प्रणाम करता हूँ और पूरी टीम को प्रणाम करता हूँ। आधा घंटे में रेस्क्यू करने के लिए टीम निकल गई। सभी को मालूम है कि अपने जो काम में लगे हुए हैं उसमें प्रभु की सेवा है। इसलिए एक छोटी सी बात करके बात खत्म करना। स्वामी विवेकानंद जी का एक कोटेशन है, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। इसी बात के साथ अपनी बात। तो अपना घर आश्रम के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में ये 65वां आश्रम है और ये मुंबई का पहला महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए आश्रम है और अब ये शुरू हो गया आज से। तो जहाँ तक इसके ऐसे आश्रम का महत्व है कि मुंबई में मुंबई माया नगरी के नाम से बहुत फेमस है। तो भारतवर्ष से सभी लोग यहाँ अपना कैरियर बनाने आते हैं और
बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं खासकर भटक जाती हैं, परिवार से बिछड़ जाती हैं और बहुत कारण हो सकते हैं कि वो ऐसी स्थिति में आ जाती हैं कि न घर के रहते हैं न कोई उनको सुविधा मिलती है और रोड पे आ जाते हैं और स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। और जब कभी ऐसी कोई महिला आगे कोई स्थिति में आ जाए कि कोई भी कारण हो उसका, तो ऐसी महिला के लिए एक घर होना चाहिए, इसीलिए अपना घर बना है। और मेरे हिसाब से खाली घर बनाने, अपना घर बनने से काम नहीं होगा, कि समाज को जागरूक तो होना पड़ेगा। और जब कभी ऐसी महिला दिखे मुंबई के सड़कों पे, पब्लिक स्टेशन, पब्लिक प्लेसेस पे ज़्यादा दिखती हैं, तो हमारी हेल्पलाइन पे एक छोटा सा वीडियो भेज दीजिए और लोकेशन भेज दीजिए, ताकि हमारी एम्बुलेंस टीम, सेवा साथी वहाँ पहुँच जाए। और हम ऐसी महिलाओं को प्रभु जी बोलते हैं कि प्रभु जी को रेस्क्यू करके, उनका पुलिस पेपर वर्क करके उन्हें अपना घर गोरेगांव में लेके आ जाए। फिर वहाँ पे से जिम्मेदारी हमारी शुरू हो जाती है। तो अभी हमने वसई में पुरुषों का तो आश्रम शुरू कर दिया है ऑलरेडी, और वहाँ पे जैसे मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि 300 प्रभु जी को हमने 1.5 साल में रेस्क्यू किया है। और उसमें से कुछ 40-45 को अपना घर भी मिल गया और अपने घर से उनका मिलाप हो गया, अपने घर जा चुके हैं। और अभी हमारे पास 200 से ज़्यादा प्रभु जी वसई आश्रम में हैं। तो यहाँ पे हमारी कैपेसिटी रहेगी 110 महिला प्रभु जी की। और जब आश्रम अगर फुल हो जाता है तो हम कुछ प्रभु जी को भरतपुर आश्रम शिफ्ट कर देंगे, जहाँ हमारी व्यवस्था 12,500 प्रभु जी की व्यवस्था है भरतपुर आश्रम में, जो विश्व का सबसे बड़ा आश्रम कहलाता है। तो जिन प्रभु जी का घर और परिवार नहीं मिलता है, तो वो तो अपने घर में ही है, अपना घर में ऑलरेडी रह रहे हैं, वो उन्हीं का घर है, तो उनको तो वहाँ से तो कोई निकाल नहीं सकता। वो वहीं रहेंगे हमारे साथ, हमारे परिवार के अंग, हमारे परिवार के सदस्य बन के हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जो भी हाल होगा हम साथ में फेस करेंगे। सेवा देने के लिए तो मुझे लगता है आप आज देख रहे होंगे कि हमने व्यवस्था कम पड़ गई, कि लोग जुड़ना चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो उसमें कोई कमी आएगी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, संसाधन और लोगों की कमी नहीं है, काम अच्छा हो तो अपने आप सब लोग जुड़ जाते हैं। नजर आते हैं तो आप लोगों से कैसे जुड़ेंगे? हेल्पलाइन नंबर वगैरह? हाँ, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, और मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अभी यहाँ पे लिखा हो तो। हाँ, हमारा हेल्पलाइन नंबर है ये, एक ब्रोशर है हमारा, और फिर भी मैं मुँह ज़बानी भी बता देता हूँ। नंबर हमारा है हेल्पलाइन का 8655349940। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप वीडियो भेज दीजिए, लोकेशन भेज दीजिए, और हो सकता है तो फ़ोन भी कर लीजिए, तो हमारे सेवा साथी एम्बुलेंस लेके वहाँ पहुँच जाएंगे और प्रभु जी को रेस्क्यू करके अपना घर आश्रम ले आएंगे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन दिनों हम 6th क्लास में पढ़ते थे, हमारे गांव में एक वृद्ध थे, उनका कोई नहीं था, उनके घाव हो गए, फिर कीड़े पड़ गए, उनको काफ़ी नज़दीक से फिर उनकी अंततः मौत हो गई। काफ़ी नज़दीक से उनकी डेथ को देखा, जब से ऐसा कुछ मन में था कि ऐसे लोगों के लिए कुछ किया जाए जिन्हें कोई संभालने वाला नहीं बस उसके बाद होम्योपैथिक मेडिकल ग्रेजुएशन किया है, वो फाइनल किया। अगले दिन से ही ये सेवाएं शुरू कर दी, प्रभु जी को लाना शुरू कर दिया। लाते घर पर ले आते थे, वहीं पर सेवाएं करते थे। व्यवस्थाएं बढ़ती चली गई अपने आप ही, और संख्या बढ़ती गई। अब देश में 65वें आश्रम की श्रृंखला शुरू हुई है, जहाँ पर भी समान विचारधारा के साथी मिल जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मिल जाते हैं, बस वहीं पर सेवा शुरू हो जाती है। पूरे देश में
15,000 से अधिक प्रभु जी इस समय सभी आश्रमों में रहते हैं। भरतपुर वाला आश्रम विश्व का अपनी श्रेणी का विशालतम सेवा का केंद्र है। वहाँ पर 6,500 प्रभुजन रहते हैं। मुंबई में भी शुरू हुआ है, तो क्या लोगों से मैसेज देना चाहिए कि जहाँ आप लोग लोगों की सेवा करने जा रहे हैं वहीं वो घर से लोगों को निकाल देते हैं। जब कोई बीमार हो जाता है कोई सेवा करने वाला नहीं होता, आश्रम खुल रहे हैं, माता पिता को वहाँ पे रखा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ये समझना पड़ेगा कि जिन्हें हम भार समझते हैं माता पिता को, जब वो हमारे काम के नहीं रहते ये कह सकते हैं, वो पोटेंशियल नहीं रह सकते ये कह सकते हैं, वो प्रोडक्टिव नहीं रह सकते ये कह सकते हैं, तो उनको भार न समझें। वो हमारे ऊपर भार नहीं है, हमारा भार उतारने के लिए आए हैं वो, और हमारा दायित्व है कि उनकी सेवा करनी चाहिए। घर से कोई भी माँ पिता चाचा दादा बाबा बहन बुआ कोई भी अगर ऐसी है जो अपने आप को नहीं संभाल पाती, तो उनको बाहर का रास्ता न दिखाएं, उनको हमेशा दिल से लगा के रखें। उनकी जितनी भी केयर हो सकती है, जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेस लगा सकते हैं, अपने परिवार को कम समय दे दें, भले ही अपने व्यापार को कम समय दे दें, कि न व्यापार साथ जाना है न परिवार साथ जाना है, ये तो सोचना ही पड़ेगा। उनकी जो सेवा जो हम करेंगे वो साथ जाएगी, तो उनको किसी भी विषम परिस्थिति में न छोड़ें, नहीं तो एक दिन हमें भी कोई न कोई छोड़ेगा, कोई आगे आने वाला तैयार है छोड़ने के लिए। अगर हम अपनों को आज छोड़ेंगे कल हमें कोई छोड़ेगा, तो सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए। और कहीं पर भी अगर इस तरह की माता बहनें हैं जिनको कोई संभालने वाला नहीं है, रोड पर पड़ी हैं, तो अपना घर आश्रम मुंबई को फोन पर सूचना दे सकती हैं, अपना घर की टीम जाएगी और उनको रेस्क्यू करके ले आएगी। 2-3 बातें हैं। एक तो आवश्यक रूप से कोई भी आशाहीन असहाय बीमार महिला प्रभुजन कहीं पर भी है, कोई भी उम्र हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी उनकी समस्या हो, आवश्यक रूप से रेस्क्यू किया ही जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि हमारी क्षमता तो 100 की है, आप ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो दूसरे सेंटरों पर जो समान सेंटर काम कर रहे हैं अपना घर के, वहाँ पर प्रभुजनों को शिफ्ट कर दिया जाएगा और हमेशा यहाँ पर जगह खाली रहेगी। किसी के पास कोई समय है, कोई समय देना चाहता है तो समय दे सकते हैं। यहाँ से कोई चंदा मांगने नहीं जाता, जो भी ज़रूरत होती है ठाकुर जी को चिट्ठी लिख दी जाती है, ये ज़रूरत है, और ठाकुर जी विभिन्न मानव स्वरूपों में आके यहाँ की व्यवस्था करते हैं। सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं, चंदा मांगने कोई जाता नहीं, ठाकुर जी रोजाना यहाँ की व्यवस्था करते हैं। किसी को ये देखना हो कि ठाकुर जी की लीला कैसी है, सब कुछ अपने आप कैसे होता है, तो अपना घर आश्रम मुंबई में महिला शाखा में आप आकर स्वयं देखा जा सकता है कि सब कुछ अपने आप होता है। यहाँ पर करने वाली नहीं, सब ठाकुर जी करते हैं, प्रेरणा दे देते हैं, जिसको चलाते हैं, जिसमें चाबी भर देते हैं और उतना वो खिलौना चल जाता है। इस आधार पर यहाँ की व्यवस्था जहाँ तक मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने भी बताया भी था कि प्रतिदिन 10.5 लाख रुपए, हाँ 10.5 लाख रुपये प्रतिदिन खर्च होता है। रोजाना ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जाती है और ठाकुर जी विभिन्न मानव स्वरूपों में आते हैं, रोजाना पूरी कर जाते हैं। सभी आश्रमों की श्रृंखला की अगर बात करें तो 3 दिन में 1 करोड़ रुपया खर्च होता है और सब ठाकुर जी कर देते हैं। हमें संसाधनों की चिंता करने की जरूरत नहीं होती, हमें चिंता किस बात की करनी है, जो प्रभुजन अपना घर में आ गए हैं कैंपस में, उनको तकलीफ ना हो, उनको इस बात का भरोसा हो कि अब मैं अपने घर में आ गया हूँ, अब मुझे यहाँ पे आने के बाद किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। भले ही खून के रिश्ते न सही, लेकिन जो भाव के रिश्ते ईश्वरीय रिश्ते हैं उनके साथ में बंध गया हूँ या बंध गई हूँ। मुझे माँ की भी अभाव नहीं है, यहाँ पे भाई का अभाव नहीं है, बहन का अभाव नहीं है, पिता का अभाव नहीं है, पुत्र का अभाव नहीं है। जो रिश्ते संसार में होते हैं वो रिश्ते वहाँ पे अवेलेबल हैं उनके लिए। सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता, ठाकुर जी के लिए चिट्ठी लिखी जाती है और ठाकुर जी विभिन्न मानव स्वरूप में आके करते हैं। सेवा करने से अपने आप को एक अंदर से बहुत खुशी मिलती है कि हमने किसी के लिए कुछ किया है। उनमें भी वो भाव जागता है कि मतलब हमारी मम्मी लोगों की सेवा कर रही है तो हमको भी करनी चाहिए। जब हम
पूरा परिवार तो हमारा 2006 से जुड़ा हुआ है। हमको भी देखते हैं, हमारे बच्चे भी, जो जैसे अभी खड़ा था इधर, सब जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार आया हुआ है। क्योंकि जो बड़ों को देखता है कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, तो बच्चे तो वही करेंगे ना कि क्या हो रहा है, क्या कैसे होता है। उनके भी बच्चे वो भी जुड़ जाते हैं पूरे। जब है ना हम हमारे बच्चों को जोड़ते हैं तो हमारे बच्चे हमारे साथ चलते हैं, तो हमारे बच्चे चलते हैं तो उनके भी बच्चे सारे उनके। देखिए जी, संस्कार तो होता है वो माता पिता से ही मिलता है, और दिशा जो है वो माता पिता ही दिखा सकते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उंगली पकड़ के चलना भी माता पिता ही सिखाते हैं, तो उसी प्रकार ये भी चीज़ है। और हर माता पिता को अपने बच्चों को ये संस्कार ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि आगे चल के उनके लिए भी वो चीज़ बहुत अच्छी प्रेरणादायक होती है। बड़ों के प्रति उनको आदर सम्मान होना चाहिए, छोटों के प्रति प्यार होना चाहिए, और सेवा भाव की भावना होनी चाहिए उनमें। मुझे ऐसे लगता है कि आजकल के बच्चों में जो संस्कार की कमी है, वो फ़र्ज़ होता है हर माता पिता का कि हम उसे अच्छे से अच्छा संस्कार दें और बड़ों का मान सम्मान इज़्ज़त करें। जैसे संस्कार हम अपने बच्चों में डालते हैं, वैसे ही जब हमारे बच्चे आगे जाके जब वो बड़े होते हैं, माता पिता बनते हैं, तो वही संस्कार वो अपने बच्चों में ही प्रकट कर सकते हैं। तो आज एक हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें, ताकि बच्चे आगे जाके ये पीढ़ी यूं ही चलती रहे। बच्चों में बिल्कुल सहनशीलता नहीं रही है। ये जो सेवा सिखाने से बच्चों में सहनशीलता मिलती है और वो सब कुछ करना सीखते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना अग्रेसिव है कि आजकल वो कोई चीज़ अपनी खुद की लाइफ के लिए भी नहीं सेटल होते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे जो तन और मन से करते हैं ना, तो उनको खुद को झुकना सिखा सकते हैं हम, और उनके लिए क्या सही है वो उसका अनुमान लगा सकते हैं। नहीं तो आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों के केस में ऐसी केस होते हैं कि बच्चे अपनी लाइफ की भी वो नहीं रखते हैं। तो उनको हर चीज़ का संस्कार देना ज़रूरी है, ताकि वो अपनी सहनशीलता को बरकरार रख सकें। हाँ, बहुत ज़रूरी है। मैं तो खुद सत्संग से जुड़ी हुई हूँ, तो सत्संग के बिना तो क्या जीवन है। सत्संग ही अपने को ये दिखाया है मार्ग, जो ये मिला है सब, वो सब परिवार को सिखाया कि सत्संग क्या है। आजकल के जो एकदम आज की नई जो जनरेशन है वो थोड़ा कम समझती है, लेकिन बाकी सारे जो बच्चे हैं वो सब जानते हैं कि भगवान से जुड़ें। जो हमारे अच्छा एक बात है कि बच्चे हमको, जो मेरी बहुएं हैं, हम जो आध्यात्मिक से जुड़ी हुई हैं, हमको बिल्कुल मना नहीं करते और हमारा साथ देते हैं। बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत साथ देते हैं हमको। अब उनकी जनरेशन थोड़ी सी क्या होती है कि अभी आज का ज़माना ऐसा चल रहा है। तो आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत, क्योंकि यहाँ महिला आश्रम है, तो यहाँ पुरुष को मतलब वो महिला के वार्ड में वगैरह जाने से मनाही होती है, उनके साथ एक महिला साथी ज़रूरी होती है। तो इसीलिए यहाँ सब जो दायित्व दिया गया है वो सब महिला को दिया गया है। हर पुरुष आगे बढ़ना चाहता, जो पुरुष आगे बढ़ता है उसके पीछे हर महिला का हाथ रहता है, ठीक है। तो इसमें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब जो महिला आगे बढ़ रही है तो उसको सपोर्ट करने में हर पुरुष का हाथ रहता है। हमारा तो घर में पुरुष का हाथ है, तभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बिना पुरुष की महिला अधूरी है, और महिला के बिना पुरुष। आश्रम से अभी लास्ट 4 सालों से जुड़ी हुई हूँ, और मैं अपनागर आश्रम मुंबई की फर्स्ट सेवा साथी हूँ। तो जैसे भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि लोग सेवा कर रहे हैं, और मैं एज अ सेवा साथी हूँ तो एक एम्प्लॉई हूँ, पर मेरे अंदर भी वो सेवा देखते हुए एक सेवा का भाव मतलब आ जाता है। और जैसे सेवा देखती हूँ तो मुझे मतलब आश्रम में जाने के बाद ये लगता है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, जहाँ पे एक कंप्यूटर पे हम कुछ बटन्स दबाए तो हमें बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है, वहाँ पे ह्यूमन टच की कितनी ज़रूरत है, और ह्यूमन टच कितना एक इंसान को इंसान बना देता है, वो ही मैं यहाँ से सीख पाई। बहुत अच्छा लगता है सर, रेस्क्यू करने में, सेवा करने में। सर लोग का, अपनागर आश्रम का बहुत बहुत मैं धन्यवाद मानता हूँ कि हमको सेवा करने का अवसर मिला। और यहाँ पे जब से अपनागर आश्रम में मैं जुड़ा, हमारे अंदर भी इतना परिवर्तन आया, और जो सेवा करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और रास्ते में जो हिसाब से पड़े रहते हैं, कीड़ा पड़े रहते हैं, उनको एम्बुलेंस में लेकर के आता हूँ, सेवा करता हूँ। उनको देख करके अंदर से एक ये भी होता है कि अभी भी बहुत से लोगों के अंदर वो इंसानियत नहीं है। एक्चुअली सिविल इंजीनियर हूँ, और वहाँ का कंस्ट्रक्शन
देखते देखते कुछ दिनों के बाद जब आश्रम चालू हुआ तो फिर मेरे को मतलब थोड़ा सा जो आश्रम के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट चालू हो गया। तो फिर मैं धीरे धीरे आश्रम से जुड़ गया और वहाँ का मैनेजमेंट और बाकी सारी जो प्रभु जी वगैरह ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से लगने लगी और मुझे भी एक ऐसा लगने लगा कि सेवा करनी चाहिए। हर चीज़ मतलब पैसा या बाकी चीज़ नहीं होती है, सेवा भी एक बहुत मायने रखती है। जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं कि जिस दिन दवा ख़त्म हो जाती है उस दिन दुआ काम करती है, वही शॉर्टी और वही एक रियलिटी है। और हम यहाँ पे जो है मेडिकल का मतलब पूरा काम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो प्रभु जी आते हैं रेस्क्यू हो गया, उनका हम लोग जो है उनका मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। उसमें जैसे हम लोग एक्सरे कराते हैं, इसके बाद उनका जो है OCBC, HIV और HBS AG ये 3 जो है टेस्ट हम लोग वहाँ पे कराते हैं। फिर उनको उस हिसाब से जो रिपोर्ट में आता है उस हिसाब से हम उनको जो है आइसोलेटेड वार्ड में हम रखते हैं। उनको कम से कम 15 से 20 दिन हम उनको वहाँ पे रखते हैं। फिर इसके बाद रिपोर्ट अगर नॉर्मल है तो उनको हम लोग जो है फिर मतलब चेकअप करके उनको हम जो है होम जनरल वार्ड में हम शिफ्ट कर देते हैं। और वहाँ पे डॉक्टर भी रहते हैं, 10 से 12 वहाँ पे डॉक्टर हैं जो मतलब जो एनी टाइम ऑन कॉल पे रहते हैं। और बाकी ये सेवा है, प्रभु सेवा।